अरे बहू, ये कैसे गुलाब जामुन बना रखे हैं? चाशनी में अच्छी तरह डुबोया भी नहीं है, एकदम खराब स्वाद लग रहा है। अरे तुम तो बिल्कुल फलूदा आदमी हो लड़की के फूफा जी। सारे गुलाब जामुन गपा गप खा गए और अब बोलते हो स्वाद ही नहीं था। अरे तुम काहे कचर कचर किए जा रहे हो? और तुम भी तो तब से शाही पनीर लपेटे जा रहे हो, हम कुछ बोले क्या? अरे बहू, जरा पनीर टिक्का ले आ। जी लाई फूफा जी। हे भगवान, इस शादी वाले घर में तो शुरू से अब तक बस बावर्ची का रोल निभा रही हूँ। कितना कुछ सोचा था मैंने अपनी ननद की शादी में, ये करूंगी वो करूंगी, मगर सारे सपनों का फालूदा बन गया है। ये ससुराल की शादी तो जैसे मेरे लिए सबक बन गई है, जहाँ सब लोग परिवार में शादी होने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इस घर की बहू इतनी दुखी परेशान क्यों है? इसकी वजह क्या हो सकती है? धूमधाम के साथ उर्मिला देवी अपने इकलौते बेटे अमित से प्रिया की शादी करवाकर बहू बनाकर घर ले आती हैं। प्रिया एक सकुशल बहू की तरह घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। वाह बहू, क्या गजब का सरसों का साग और मकई की रोटी बनाई है तुमने। गांव के देसी खान पान की यादें तरोताजा कर दी। तुमने ठंड के मौसम में सरसों का साग मक्के की रोटी खाने का मजा ही अलग एकदम। क्यों उर्मिला? जी बिल्कुल ब्रिज जी, एक बात और, जब से बहू शादी करके आई है घर में खुशियों की रौनक सी लग गई है। वैसे मेरी बहू बड़ी फुर्तीली है। तू तो अभी से ही कमर कस ले प्रिया बहू, क्योंकि कुछ दिनों में तेरी ननद शालू की शादी है। घर की बहू होने के नाते रिश्तेदार मेहमान का स्वागत तुम ही को करना है। जी माँ जी, बिल्कुल, मैं किसी के भी स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आखिर मेरी इकलौती ननद की शादी है। प्रिया ननद की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश है और उत्साहित है, लेकिन बेचारी सास के इरादों से अनजान भी थी। उसे इस बात का जरा भी पता नहीं था कि उस पर किस कदर कामों का पहाड़ टूटने वाला था। अच्छा है, शादी के लिए मैंने अपनी शॉपिंग की लिस्ट बना ली। गाजरी कलर का लहंगा लूंगी, चूड़ी, मेकअप, सैंडल सब लूंगी और हर फंक्शन में खूब ठुमके लगाऊंगी। जैसे जैसे शादी की तारीख पास आती है, रिश्तेदार आने लगते हैं और बड़ी सी पोटली सर पर उठाकर घसीटा राम फूफा मुंह फुलाए हुए चले आते हैं। अरे बहुत बहुत बधाई हो उर्मिला भाभी। बहुत बहुत शुक्रिया रज्जो ननद जी, आप लोग अब आए हैं। ये नहीं कि शादी के हफ्ते 2 हफ्ते पहले से आना था। और घसीटा राम नंदोई जी, कैसे हैं आप? अजी छोड़िए उर्मिला भौजाई जी, हमको थोड़ी कोई हमारे गांव शादी का कार्ड देने आया था। और रज्जो तुम भी ना बिल्कुल बैन हो, तुरंत पिघल जाती हो। जिस भी शादी में देखो मजाल है जो लड़की का फूफा कभी मुस्कुरा कर आए। हर शादी में इनका तोंद निकला हुआ और मुंह फुला हुआ रहता है। बुआ फूफा जी के बाद पीछे से मौसा मौसी और बाकी के रिश्तेदार भी घर में जमा होने लगते हैं। अब पाए लागू जिज्जी, बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, तुझको भी मुबारक हो। अरे जरा एक नजर हमारी तरफ भी देख लीजिए साली साहिबा, हम तो कब से आप पर जान लुटाए बैठे हैं। आप भी ना सुंदर जीजा जी बिल्कुल नहीं बदले। बहू जाओ, सबके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करो। अरे खाली नाश्ते पानी से काम नहीं चलेगा, बहुत जोर की भूख भी लगी है। आज तो मेहंदी और संगीत है। हम तो भैया हलवाई के हाथों का खाना खाएंगे। माफ कीजिएगा जीजा जी, शादी का सीजन चल रहा है इसलिए कोई हलवाई खाली नहीं मिला। तो क्या हम रिश्तेदार लोगों को खाना नसीब नहीं होगा इस घर में? अरे बिल्कुल खाना मिलेगा। मेरी बहू बहुत फुर्तीली है, सबको खाना बनाकर खिलाएगी, है ना बहू? बहू सास की तरफ देखकर जबरदस्ती की मुस्कुराहट देते हुए कहती है, जी जी बिल्कुल माँ जी, मैं 50 लोगों का खाना बना लूंगी। ये हुई ना बात, शाबाश। जा पहले सभी को नाश्ता पानी करवा दे। बेचारी बहू 50 लोगों का खाना बनाने का बोझ लेकर रसोई में आकर सबको चाय नाश्ता करवाती है। शादी का माहौल पूरे शबाब पर था। रिश्तेदार, मेहमान और बच्चों का शोरगुल था। वहीं बेचारी बहू अकेले ही पहले तो 50-50 लोगों का नाश्ता पानी करवा रही थी। चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। तभी ननिया सास गुस्सा होकर बोलती हैं, अरे ऐसे घर में चाय नाश्ते से पहले पानी देने का रिवाज नहीं है क्या? पानी तो ला। जी लाती हूँ नानी जी, ये लीजिए पानी। और आप सभी लोग बता दीजिए खाने में क्या खाएंगे। अरे मेरे हिस्से का तो शाही पनीर, पनीर टिक्का, गुलाब जामुन और 10-12 तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी और मिक्स वेज बना लेना। बाप रे, इस अकेले फूफा जी की खुराक ही इतनी ज्यादा है। पता नहीं बाकी के 49 लोग और क्या ऑर्डर फरमाने वाले। आज तो रसोई में इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाकर मेरी खटिया खड़ी होने वाली है। बहू हम तो जरा देसी खाना खाते हैं, तो मेरे और अपने मौसा ससुर और मेरे बाल बच्चों के लिए पूरी दम आलू और मोतीचूर के लड्डू बना लेना।
मैं तो ठहरी बुढ़िया, तो मेरे लिए सादा रोटी बनाना, तला खाना मुझको पसंद नहीं, लेकिन मिठाई तो जरूर खाऊंगी। हाँ हाँ, मिठाई के लिए मुंह से लार जो टपक रही है बुढ़िया के। जा बहू, झटपट से खाना बनाना, सभी लोग भूखे हैं। माँ जी, एक तो आपने हलवाई नहीं बुक किया, शादी में 50-50 लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? कम से कम किसी को तो मेरा हाथ बटाने के लिए कहिए। तू भी कैसी बात कर रही है बहू, ये हमारे मेहमान हैं, इन लोगों से खाना बनवाएंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। सासू माँ को अपने मेहमानों की पड़ी है, पर 50-50 लोगों का खाना बनाकर मेरे जो गुर्दे लाल होंगे उसका क्या? बहू गुस्से से लाल पीला चेहरा लेकर रसोई में जाकर 50 लोगों का खाना बनाने में भिड़ जाती है। 50 लोग लाइन में बैठ जाते हैं, बहू सबको खाना परोसती है। अरे क्या कछुए की तरह धीरे धीरे हाथ चला रही हो बहू, जब तक तुम हमारे प्लेट में खाना डालोगी भूख मर जाएगी। हे भगवान, मैं अकेली क्या क्या करूं? पहले 50 लोगों का खाना बनाया, परोस कर भी दे दो। शालू थोड़ी मदद करवा दो। ओहो प्रिया भाभी, मेरी शादी में आप मुझसे काम करवाओगी? भैया को उठा लो। अरे मैं नहीं उठने वाला, मुझको भूख लगी है, पता चले मेरी बारी आते आते खाना खत्म हो जाए, खाने के बाद बांटूंगा। बेचारी बहू इधर से उधर अकेले दौड़कर कभी किसी को पूरी डालती, किसी को सब्जी, कोई मिठाई मांगता तो कोई पानी। इसी तरह शादी वाले दिन तक वह 50 लोगों का खाना बनाकर परेशान हो जाती है। शुक्र है शादी का दिन फाइनली आ गया, आज तो खाना हलवाई आकर बनाएंगे, मैं आराम से तैयार हो पाऊंगी। तभी सास आकर बताती है कि हलवाई नहीं आ रहा है। ये सुनकर बहू को हार्ट अटैक आ जाता है। माँ जी क्या, हलवाई नहीं आ रहा है तो क्या आज शादी में भी मुझको इन 50 लोगों का खाना बनाना है? हमारी इज्जत अब तेरे हाथ में है बहू, खाना बना ले, नहीं तो नाक कट जाएगी तेरे ससुराल वालों की। उर्मिला अपनी बहू को इस कदर इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि शादी वाले दिन भी 50 लोगों का खाना तैयार करने लगती है। बड़े से परात में आटा गूंथती है, चावल बनाती है, सब्जी बनाती है, जिसमें उसे काफी थकावट हो जाती है, और रसोई में फैला धुआं उस बेचारी की आंखों में चुभता है। हे भगवान, ये शादी मुझे जिंदगी भर याद रहेगी, और 50-50 लोगों का खाना बनाना भी। उसी समय फूफा जी आकर भुक्कड़ मिजाज से बोलते हैं, अरे बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? मेरे पेट में चूहे हुड़दंग मचा रहे हैं। बस बनने ही वाला है फूफा जी, थोड़ी देर और सब्र रख लीजिए। अरे वाह, मटर पनीर में से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मगर थोड़ी सी मलाई भी डाल देना, स्वाद बढ़ जाएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। जी फूफा जी, मलाई भी डाल दूंगी। फूफा जी जैसे ही किचन से जाते हैं तभी बातूनी मौसा जी आकर बोलते हैं, अरे बना नहीं तेरा शादी का खाना बहू, तेरी सास तो कह रही थी कि 50-50 लोगों का खाना तू अकेले बना लेती है। अरे तेरे आगे हलवाई फेल है, पर तू अभी तक बना नहीं पाई। चल कम से कम रसमलाई ही डाल कर दे दो, भूख तो शांत हो जाएगी। बिल्कुल मौसा जी, ये रसमलाई खास मैंने आप जैसे हपसी लोगों के लिए, मेरा मतलब आपके लिए बनाई है, खाओ ना। मौसा जी डोंगे भरकर मिठाई लेकर चले जाते हैं और कुछ देर में शहनाई बजते हुए बारात आ जाती है। लड़के और लड़की वाले सब लोग नाच गा रहे थे, जबकि बेचारी बहू अभी 50 लोगों का खाना बनाने में किसी कोल्हू के बैल की तरह लगी पड़ी थी। कई बार तो पूरी निकालने में उसके हाथ पर जगह जगह छींटे लगकर लाल पड़ चुका था। बहू की हालत देखकर आखिरकार ससुर पति उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और 50 लोगों को खाना परोसते हैं, जिससे बहू को थोड़ी ठंडी राहत मिलती है। आज जाकर लग रहा है जैसे मैं खुद के घर की शादी में मेहमान हूं। आखिर में सब लोग शादी का खाना खाकर शादी खत्म होने के अगले दिन चले जाते हैं। बहू के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट लौट आती है। सास बहू की तारीफ करती है, बहू तुमने जो अपनी ननद की शादी में मेहनत की है वो हमें हमेशा याद रहेगी। 50-50 लोगों को खाना बनाकर एक अकेली बहू का खिला देना आसान बात नहीं थी। जी सासू माँ, लेकिन अगली बार हलवाई बुक करवाना मत भूलना। इस तरह से शादी खुशी खुशी संपन्न हो जाती है। माँ जी कितनी ठंड लग रही है। हाँ बहू, ठंड तो काफी ज्यादा हो रही है, ऊपर से वो खिड़की से भी तो हवा आ रही है ना। माँ जी आप चिंता मत करो, मेरी जो फट गई थी साड़ी जिसे हम घर के इस्तेमाल के लिए रखने वाले थे ना, मैं उस साड़ी को खिड़की पर लगा देती हूँ, थोड़ी बहुत हवा तो उससे ही रुक जाएगी ना। हाँ नंदिनी तुम सही कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। लेकिन दीदी साड़ी से खिड़की की हवा तो रुक ही जाएगी थोड़ी बहुत, पर हम छत का क्या करेंगे, वहाँ से तो लगातार हवा आ ही रही है ना। कोई बात नहीं प्रिया, अभी हमारे पास जो है हम उसका तो इस्तेमाल करके खुद को बचा ही सकते हैं ना। ठंड का मौसम है और शोभा अपनी 5 बहुएं और बेटों के साथ एक छोटे से टूटे हुए घर में रह रहे थे, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि इन्हें ऐसे रहना पड़ रहा था। तो चलिए कुछ समय पहले चलते हैं। आज तो तुम 5 की नौकरी लग जाएगी ना। माँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ही, लेकिन पता नहीं क्या ही होगा।
अरे आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे आप निश्चिंत रहिए, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप देखना कि हमारे ये मुश्किल के दिन भी जल्द ही निकल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी हमारे हालात पहले ही इतने खराब हैं, अब हम कुछ अच्छे की उम्मीद ही कर सकते थे, क्योंकि इससे ज्यादा तो बुरा होगा नहीं ना हमारे साथ। बहू ये बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम सब जाओ अब। शोभा के पांचों बेटे काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन उस दिन भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। सब निराश घर वापस आते हैं और शोभा उनसे कहती है, तुम पांचों आ गए? तुम पांचों की नौकरी लग गई ना? नहीं माँ, हम में से किसी की भी नौकरी नहीं लगी है और अब हमें नौकरी करनी भी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे अगर आप सब नौकरी नहीं करोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम हर रोज नौकरी मिलने की उम्मीद से ही जाते हैं और हमें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलने की आस के साथ साथ हमारे घर के हालत बहुत बुरे होते जा रहे हैं। इसलिए घर की परेशानी को समझते हुए अब हम मजदूरी का ही काम करेंगे। कम से कम इसी बहाने हमें कुछ पैसे तो मिलेंगे। हाँ भैया, भैया सही कह रहे हैं। वैसे भी ठंड आ रही है और हमारी घर की हालत बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए हमारे लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी पैसे कमाना है। तुम पांचों सही सोच रहे हो, इस घर को तुम्हें ही चलाना है और जब कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो तुम सब हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते हो ना। ठीक है, अब तुम्हें जो काम मिले तुम वो कर लो। सर्दी का मौसम भी आने लगा था। एक शाम सिया लकड़ियां लेकर घर आती है और ठिठुरते हुए बैठ जाती है। हाय बाहर कितनी ठंड है। प्रिया जल्दी से गोबर के कंडे की आग जला दो, मेरा तो पूरा शरीर कांप रहा है ठंड से। दीदी आप खिड़की की तरफ बैठी हो, आप यहाँ आ जाओ, चूल्हे की तरफ बैठ जाओ। अब तो ठंड भी काफी बढ़ रही है। वही तो माँ जी, ठंड भी काफी बढ़ रही है। मैं बाहर से घर में आई हूँ, घर में आने की बाद तो थोड़ा कम लगना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी ठंड कम नहीं हुई है। कोई बात नहीं है प्रिया, आग जल ही रही है, आग से हाथ सेक लेना, अच्छा लगेगा इससे तुम्हें। सिमरन सबसे बड़ी बहू थी, साथ ही वो पेट से भी थी। ठंड की वजह से सिमरन का पैर सूज जाता है। शोभा ये देखकर काफी परेशान हो जाती है। हे भगवान, तेरे पैर तो कितने सूज गए हैं बहू, पता नहीं क्यों इस बार भी सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। अरे माँ जी, आप ही तो कहती थी ना कि गर्भवती होने पर पैरों में सूजन होना तो आम बात है, तो ये बस वही आम बात वाली सूजन है। आप इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो? ठीक हो जाएगा। लेकिन दीदी ये सूजन गर्भवती औरत के पैरों वाली नहीं है, ये ठंड वाली सूजन है। ठंड की वजह से ही आपके पैरों में इतनी सूजन हो रही है। मैं भी कैसी सास हूँ, अपनी बहुओं के लिए मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। सिमरन बहू मुझे दादी बनने का सुख देने वाली है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? आप वैसे ही हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, यही हमारे लिए बहुत है। हाँ माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हो, सब ठीक है। और ठंड का क्या है, हर बार लगती है पर इस बार काफी पड़ी है। शोभा की पांचों बहुएं बहुत समझदार होती हैं। एक रात सब बैठे होते हैं, तभी खिड़की से भी हवा आने लगती है। पति और सास की ठंड की वजह से तबीयत भी खराब होने लगती है। दीदी देख रही हो ना आप इस सब की हालत। हमारे पति वैसे भी पूरा दिन बाहर ठंड में मजदूरी करते हैं और घर आते हैं तो उन्हें यहाँ भी उतनी ही ठंड मिलती है। ऊपर से हमारी बेचारी सास। हम लोग तो फिर भी जवान हैं, हमारा इतना तो शरीर होता ही है कि हम ठंड गर्मी को माँ जी से ज्यादा झेल सके। लेकिन माँ जी तो बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग को वैसे भी काफी ठंड लगती है, तभी तो माँ जी इतनी कांप रही है। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि हम अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते? अरे हमारे छोटे से घर में सबसे गर्म हिस्सा रसोई घर ही तो है। रसोई को हमने गोबर से लीपा है, इसलिए वहाँ गर्माहट होती है। यही अगर तुम पूरे घर में करो तो। अगली सुबह ही सिमरन गाय के गोबर को एक जगह करती है। नंदिनी और सिया लकड़ियां काटती हैं। प्रिया और सेजल गोबर में भूसा मिला रहे होते हैं और अपनी बहुओं को ये सब करते हुए देखकर शोभा उनसे कहती है, अरे बहुओं तुम ये सब क्या कर रही हो? सिमरन बहू तो बाहर क्यों है, तुझे ठंड लग जाएगी। अरे माँ जी, हम जो कर रहे हैं ना वो बस ठंड से बचने के लिए ही कर रहे हैं, आप ज्यादा परेशान मत हो माँ जी। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम पांचों क्या करना चाहती हो। मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, अभी आप अंदर जाइए, जाकर बैठ जाइए, बाहर बहुत ठंड है, आपको पता चल ही जाएगा। शोभा की बहुएं उसे अंदर बिठा देती हैं। ये सब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम पांचों किसी को कुछ पता नहीं रही हो? इतनी ठंड में रोज तुम बाहर लकड़ियां और गोबर जमा करने लग जाती हो, करना क्या चाहती हो? और सिमरन तुम तो गर्भवती हो, तुम इनसे बड़ी भी हो। ये अगर कोई बचपना कर रहे हैं तो तुम्हें तो समझदारी से काम करना चाहिए ना। जी
ठंड इतनी है, हमारा घर कैसा है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। और अगर हमारी कुछ करने से घर के हालात में जरा सा भी फर्क आ सकता है तो इसमें कोई परेशानी है क्या आपको? ठीक है भाई, जो करना है करो। मैं ही पागल था जो यहाँ आ गया तुम सबको समझाने, जबकि तुम में से किसी को भी बात सुनी तक नहीं है ना? तुम ये सब जो कर रही हो ना, उसमें अगर किसी की भी तबीयत खराब हुई तो हमें मत बोलने आना। आनंद इतना बोलकर चला जाता है। अब पांचों बहुएं पूरे घर को लकड़ी की मदद से हर टूटी जगह या जहां से ठंड आती है वहां लगाने के बाद गोबर से घर को लीपने लगती हैं। दीदी, मुझे तो अभी से ही इतनी खुशी हो रही है। हाँ हाँ, होगा ही, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, बाहर हमने लगभग हर जगह गोबर लीप ही दिया है, अब हम घर के अंदर और जमीन पर भी गोबर लीप देंगे। ठीक है। पांचों बहुएं मिलकर अब पूरे घर को अंदर बाहर गोबर से लीपने लग जाती हैं, जिसके बाद जमीन पर भी गोबर लीप देती हैं। पर बाहर लिपा हुआ गोबर तो एक दिन में सूख जाता है, लेकिन अंदर वाला सूख नहीं पा रहा था, जिस वजह से और ठंड लग रही थी। अंदर का लिपा हुआ गोबर तो अब तक नहीं सूखा है और इस वजह से ठंड भी लग रही है। इसीलिए बोल रही थी मैं, अरे कम से कम एक बार मुझे बता देते। अब क्या होगा इसका? होगा माँ जी, अब तो इससे ही बहुत कुछ होगा। सेजल बाकी चारों को अपना आइडिया बताती हैं, जिसके बाद दिन के समय पांचों बहुएं और सास सब घर से बाहर आती हैं और अंदर का गोबर सूखने के लिए 3-4 तसले में आग जलाकर अंदर रख देती हैं, जिससे शाम तक अंदर का पूरा गोबर सूख जाता है। और जब शाम को उन पांचों के पति आते हैं और घर में इतनी गर्माहट महसूस करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तुम पांचों का ये जुगाड़ तो बहुत ही अच्छा निकल गया। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि ठंड इतनी ज्यादा है। सच में बहू, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। पांचों बहुओं का जुगाड़ से गोबर वाला घर तो बहुत अच्छा है। कम से कम सबको अब ठंड से तो राहत मिलेगी।